मुख्यमंत्री महोदय द्वारा में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों? बैठिए प्लीज, प्लीज। जो शुरू करिए ना आप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, बजट भाषण जो पेश किया गया है उस पर आपने बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2022-23-24 का जो बजट पेश किया है उसमें विशेष रूप 23-24-22-23 का भी करा था, हाँ 7 मिनट के लिए करा था कोई, तो उसमें विशेष रूप से बिजली के लिए और किसानों को मुफ्त में बिजली के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। पूरे सदन को पता है कि पिछली सरकार के द्वारा भी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के द्वारा भी हर साल 10,000 रुपये तक का 833 रुपये पर महीने के हिसाब से उन्होंने भी घोषणा की थी और उस घोषणा का लाभ किसानों को मिलना भी शुरू हो गया था। पर सरकार बदलने के बाद वर्तमान की सरकार ने उस योजना को लगभग 2 साल तक बंद रखा। 2 साल जब उन्होंने बंद रखा तो लगभग 20,000 रुपये का नुकसान किसानों का हुआ और 2 साल के बाद उसने उस योजना में 12,000 रुपये 2,000 रुपये बढ़ाकर और किसानों को मुफ्त में बिजली देने का जो वादा किया, मैं मानता हूँ आपने 2,000 बढ़ाए पर आपने 2 साल तक जो कम किया उससे किसानों का नुकसान ही हुआ है। आगे आने वाले समय में आपने और अधिक घोषणा की है, उसके लिए मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार का। और साथ ही वर्तमान के जिस प्रकार के बिजली का तंत्र है उसके जो हालात है उसमें मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में पिछले समय में जो हालात रहे कि हर किसान दिन में मेहनत और मजदूरी कर कर जब शाम को घर पहुंचता था, घर पहुंचने के बाद उसको अंधेरा मिलता था और जहां तक वो सोता था वहां तक अंधेरा, रात में कब बिजली आती है और सुबह जब उठता था वो उसको अंधेरा नजर आता था। आप उसमें 50 मिनट से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं सभापति महोदय, पर बिजली आती नहीं। किसान तो यही कहते हैं और उपभोक्ता भी कहते बिजली आती नहीं है, फिर आपने 50 से 100 करो या पूरी मुफ्त करो, उससे क्या फायदा? कोई भी किसान हो, मजदूर हो, हर आदमी स्वाभिमान से जीना चाहता है, पहले पैसे खर्च हो, अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिले, नियमित बिजली मिले। एक जमाना था वसुंधरा जी का जब 22-22 घंटे सिंगल फेज बिजली आती थी और जब 3 फेज जब बिजली आती थी वो नियमित 6 घंटे या 7 घंटे बिजली आती थी। ऐसे हालात हमने देखे। वर्तमान की स्थिति यह है कि जब दिन में सरकार ने घोषणा करी, राजस्थान में कुछ जिलों को चिन्हित किया और उसमें घोषणा की कि इन जिलों में निश्चित रूप से दिन में बिजली आएगी। दिन में बिजली आने वाला जिला हमारा झालावाड़ जिला भी दिन में बिजली आने वाला जिला था। और वर्तमान में पिछले समय में ये जो स्थिति बनी उसमें जो 2 फीडर 6 से 11 और 12 से 6 जो आने चाहिए थे, 6 घंटे जो बिजली देने की घोषणा सरकार जो कर रही थी, स्थिति ये बनी कि आप 2 फीडरों की जगह आपने 1 फीडर बनाया 9 से 3 बजे तक का और उसमें इतनी ट्रिपिंग सभापति महोदय आती थी वास्तव में, जो उसके 6 घंटे की जगह 3 घंटे मुश्किल से उसको बिजली मिलती थी और 3 घंटे भी कितने घंटे में उसको बिजली मिलती थी आप और हम सब समझते हैं कि जब नियमित बिजली नहीं आती है तो कितना नुकसान किसानों का होता है, आप भली बात समझ सकते हो। और जो लोग जो दूसरे से मेहनत मजदूरों से अपनी सिंचाई करवाते हैं उनको कितना पैसा उनको देना पड़ता था। ऐसे तो 6 घंटे के लिए उसको 250-300 रुपये में वो 6 घंटे मजदूरी करता था, पर वो सुबह से शाम को लिए उसको 300 की जगह 600 रुपये मजदूरी देनी पड़ती थी। कितना नुकसान हुआ। शुक्र करें तो ईश्वर की जो बरसात होगी उससे बच गए, नहीं तो कितना नुकसान। हम किसान हैं जो वास्तव में अपनी फसल को पानी नहीं पिला पाते, ऐसे हालात हो गए। दूसरी बात करें जो 33 केवी जो बने हुए हैं सभापति महोदय, उनकी स्थिति है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि उसके जीएसएस के ठेके जो हुए हैं उसके ठेकेदार के पूरा जिला है या कहीं कहीं पूरी तहसील है या कहीं 10 जीएसएस 6 जीएसएस सरकार की तरफ से उसको 3400 रुपये पर महीने के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। जो उस पर कर्मचारी रखता है वो ITI वाला होल्डर वाला उसको रखना चाहिए, उसको भी नहीं रखता है, उसके अलावा दूसरे कर्मचारी को रखता है। उसके बाद भी स्थिति यह है कि जो वो जिन कर्मचारियों को सभापति महोदय वो रखता है वह कर्मचारी अनट्रेंड होते हैं या ट्रेंड कर्मचारी होते हैं, वो तो प्राइवेट कहीं काम कर कर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। पर जो ऐसे कर्मचारी उनको वो जो 8,000 से 9,000 जो उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए उसको 4 से 5,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 4-4 5-5 महीने में दिए जाते हैं। उनको जो जिस सामानों की आवश्यकता होती है कि वो कहीं न कहीं उसका नुकसान ना हो, उसकी जान माल का खतरा ना हो, उसके लिए सीढ़ियाँ भी दस्ताने बहुत सारे सामान उसको उपलब्ध कराने चाहिए ठेकेदार की तरफ से, वो भी उपलब्ध नहीं कराए जाते और इसीलिए कितने एक्सीडेंट वास्तव में होते हैं वो हमने देखा।
तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि वह ऐसे टेक्निकल हेल्पर को लगाए जो समय पर बिजली चालू करे, समय पर बिजली बंद करे, उनको पर्याप्त तनख्वाह मिले, ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। एक हालात ये है कि सरकार के द्वारा हर साल बरसात में सुदृढ़ीकरण के नाम से कहीं न कहीं उनको पेड़ पौधों से, कहीं टहनियों को जो बिजली उससे प्रभावित होती है उसको काटने का ठेका होता है, उसकी भी खाना पूर्ति होती है। जो तार खराब होते हैं उनको भी बदलने का काम हर साल सरकार करती है, उसको हर साल टेंडर देने का काम करती है, पर वो कागजों में भी पूरा होता है, वो तार बदले नहीं जाते हैं और बार बार तार टूटने की वजह से कितना नुकसान जान माल का भी होता है, कितना नुकसान किसानों को भी होता है। विशेष रूप से सरकार को विशेष रूप से इनका ध्यान सरकार को निश्चित रूप से देनी चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, मैं खानपुर विधानसभा, खानपुर उस विधानसभा का बहुत बड़ा कस्बा है। पूरी विधानसभा में नगर पालिका नहीं, खानपुरी सबसे बड़ा क्षेत्र है। लगभग वहाँ की आबादी 25 से 30 हज़ार की आबादी है, 15 से 17 हज़ार वोटर हैं। पिछली सरकार के द्वारा भी जाते जाते प्रस्ताव तैयार किए थे, पर सरकार बदल गई तो नगर पालिका की घोषणा नहीं हो पाई, पर वह प्रस्ताव अभी भी लंबित है। और जहाँ जहाँ मैंने अभी वर्तमान में जो नगर पालिका की जो घोषणा देखी और उनकी स्थिति पर मैंने देखा तो उनसे बहुत बड़ी पंचायत खानपुर की तो नगर पालिका की घोषणा निश्चित रूप से होनी चाहिए थी। और खानपुर जो कस्बा है, हमेशा बरसात के समय में खानपुर की स्थिति ये होती है कि वो टापू बन जाता है, बाढ़ का पानी वहाँ आता है। पिछले 2008 में वहाँ मेगा हाईवे बना, मेगा हाईवे बनने के बाद उसके बाद जो पानी आया उसमें जो रोड की वजह से जो ड्रेनेज, उसमें रोड से जो पानी निकलना चाहिए वो पर्याप्त पानी नहीं निकल पाता। और जब जब भी बाढ़ आती है तो सरकारी अधिकारी, मंत्री सरकार के वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद ये तय किया जाता है कि भाई आगे आने वाले बरसात के पहले हम इस पानी को पर्याप्त निकासी की व्यवस्था हम करेंगे, इसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम हम करेंगे, इसका कहीं न कहीं पानी की निकासी का काम हम करेंगे, पर उसके बाद कुछ होता नहीं। फिर वापस बरसात आती है और बरसात के बाद यही स्थिति होती है। तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो वास्तव में खानपुर कस्बे की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, ताकि उसको बाढ़ से उस खानपुर कस्बे को बचाव किया जा सके, क्योंकि उससे बहुत सारी जान माल का भी खतरा है, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, व्यापारियों को भी आधी दुकानें उससे डूब जाती है। तो इसके लिए विशेष पैकेज देकर, क्योंकि खानपुर विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा है, विधानसभा का नाम भी खानपुर है, उसकी विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही पानी के लिए पूरे खानपुर में परवन सिंचाई परियोजना से पानी के लिए योजना बनाई जा रही है, वो जल्दी पानी हर गांव तक पहुंचे, ऐसा प्रयास विशेष रूप से सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और वर्तमान की हालात ये है कि फ्लोराइड युक्त पानी लोगों को मिल रहा है। जो वर्तमान में जो योजना सरकार की जो चल रही है जल जीवन मिशन, उसके तहत हर गांव में, बहुत सारे गांवों में काम चल रहा है। जल जीवन मिशन में जो मेन ठेकेदार होता है, मैं जहां तक समझता हूं कि शायद सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी को उसका ठेका दे दिया जाता है। और किस प्रकार का काम हो रहा है, पिछली सरकार के द्वारा मुख्यालय पर गौरव पथ बनाए थे, वो गौरव पथ को किस प्रकार से वो ठेकेदार उसको खराब कर उसके द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद में उसको रिपेयर का काम भी जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि वो 4 से 6 महीने के बाद में उसकी बुरी स्थिति हो जाती है। ठेकेदार काम करता है तो सब जगह 10 जगह का उसका ठेका होता है। तो ये सरकार को निश्चित करना चाहिए कि भाई एक गांव को वो काम करे तो उसको जहां तक गांव का काम पूरा ना हो, जहां तक उसको पूरा काम वहीं पर करना चाहिए, उसको वहाँ की खुदाई, लाइन बिछाई, टेस्टिंग करके बाद ही दूसरे गांव में आगे उसको बढ़ना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को दिक्कत ना हो सके, गांव के लोगों को परेशानी नहीं हो सके। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पिछले साल भी 10 करोड़ की घोषणा की थी, उसके पहले 5 करोड़ की घोषणा की थी। मैं कहना चाहता हूँ कि 5 करोड़ की जब सरकार ने घोषणा की थी, जब एमएलए की अनुशंसा से आपने रोड बनाए थे, और पिछले साल 10 करोड़ की अनुशंसा की है, तो जहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के एमएलए उनसे पूछ के आपने रोड नॉन पेचेबल बनाए, पर विपक्ष के एमएलए जहाँ हैं वहाँ आपने उनसे नहीं पूछा। और उसका नुकसान सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इन्होंने अधिकारियों ने मिलकर नॉन पेचेबल सड़कें, ऐसी सड़कें बनाई हैं जो वास्तव में आगे आने वाले 3 साल तक भी उन सड़कों का कुछ बिगड़ भी नहीं रहा था, और अच्छी चमचमाती सड़कों को नॉन पेचेबल में इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। जब सैंक्शन की कॉपी आई तो मैंने वहाँ के जिला कलेक्टर को भी मैं लड़ा, वहाँ के अधिकारियों को भी लड़ा। वास्तव में एक जांच का विषय है कि आपने जो सड़कें जो जिनके गिट्टी है, नामो निशान नहीं है, उनको तो आपने नॉन पेचेबल में नहीं करा, जो अच्छी सड़कें उनको आपने नॉन पेचेबल में सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया है। जब एमएलए से पूछते तो हम उनको अच्छी सड़कें बताते, खराब सड़कें की स्थिति क्षेत्र में हम जाते हैं, अधिकारी टेबल पे बैठकर काम करता है,
तो ऐसे हालात है वास्तव में जो जनप्रतिनिधि उनसे पूछ के सड़कें आपको काम करना चाहिए ताकि कम से कम सही काम हो सके। ऐसे हालात वास्तव में हैं सड़कों के लिए। मैं कहना चाहता हूं पिछले 2 साल से जो मेरे विधानसभा में फ्लड आ रहा है उसमें इतनी पुलियां हैं वो सारी टूटी पड़ी है। 2 साल में कहीं पुलिया के नाम से पैसा नहीं है। मेरी विधानसभा में पीपलिया नग्गा एक उजाड़ नदी है, वहाँ एक रपट है जो बिल्कुल ख़राब है, कितनी लोगों को दिक्कत आती है। रतनपुरा एक गांव है, उसकी पुलिया हर बरसात में टूट जाती है, मिट्टी हम डालते हैं उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। उस पुलिया को भी कहीं न कहीं सरकार को कहीं नई स्वीकृति जारी करनी चाहिए। ऐसे मराइता है जो बरसात में वो गाँव कट जाता है। साथ ही दरा अरण्या जो रोड सेंक्शन हुआ था उसमें जो गाँव कस्बे के मध्य की जो सड़कें हैं उसी ठेकेदार को उनको बनानी थी सभापति महोदय, पर वो सड़कें उसने बनाई नहीं। उसकी वजह से कितने लोगों को दिक्कत आ रही है, उसको भी उस ठेकेदार के द्वारा उसको ठीक किया जाना चाहिए। मैं चूंकि झालावाड़ जिला और झालावाड़ के जिले के पास ही 12 जिला है सभापति महोदय, 12 जिले में भी बहुत सी बार जाने का नंबर आता है। चूंकि 12 जिले के ज़्यादातर विधायक सत्ताधारी की वो बोलते नहीं, पर मैंने हालात देखे हैं कि आज के समय में 12 से अटरू जाने के लिए जो 30 किलोमीटर का रास्ता है उस 30 किलोमीटर में आपको लगभग 3 घंटे लगे। ऐसे हालात हैं, उसमें आदमी पैदल नहीं चल सकता, ऐसे हालात हैं। चूंकि ये NH का रोड है, NH की रोड की जानकारी करिए, NH से सैंक्शन हो गया, यहाँ पर पहले ठेका हुआ ठेकेदार के द्वारा, फिर उसका काम शुरू नहीं किया। ये सरकार स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, ठेकेदार को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, ये इनको देखने की आवश्यकता है ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके, समय पर काम पूरा हो सके। ऐसा प्रयास निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए। साथ ही नॉन पेचेबल सड़कों की वर्तमान की स्थिति है, मेरे गुवाहाटी कंवरपुरा बड़जी की बहुत बुरी स्थिति है, रूपाड़ा की है। हाँ 2 मिनट में कर दूंगा, मैं 12 पे कर दूंगा साहब पूरा ना। देवली रीछवा की स्थिति बुरी स्थिति है। ऐसे चिकित्सा विभाग की मैं बात करूँ सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में बकानी बहुत बड़ा कस्बा है जहाँ 30 बेड का अस्पताल है। मैं सरकार से मांगता हूँ उसको 30 बेड से बढ़ाकर उसको 50 बेड किया जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। तहसील हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार से पंचायत राज में जो हालात हैं 2870 करोड़ रुपए अभी जिला परिषद पंचायत को समितियों को जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो पैसा मिल नहीं पा रहा, विकास रुका पड़ा है। साथ ही पहली बार पंचायत राज के जो पंचायत समिति सदस्य हैं और जिला परिषद सदस्य हैं सभापति महोदय, जिन्होंने बार बार सब जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया है या तो इस पद को खत्म कर दिया जाए। पहले सरपंच जो चुनाव होते हैं ऐसे सरपंचों के चुनाव किए जाए, जिला परिषद के द्वारा ऐसे पहले सरपंचों से प्रमुख बनाया जाता था ऐसे बनाया जाए, या पहले की अभी वर्तमान में उनकी कोई ऐसी व्यवस्था करे जिस प्रकार से MLA का कोष प्रमुख के पास पैसा आता है, प्रधान के आता है, ऐसे ही कुछ उनकी कहीं उनको अधिकार दिए जाए। नहीं तो आगे आने वाले समय हम जब सब जनप्रतिनिधि कोई लड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसे हालात वास्तव में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के साथ है, इसको कुछ अधिकार निश्चित रूप से मिलने चाहिए। आगे आने वाले समय में मैं मांग करता हूँ कि उच्च शिक्षा में 1 मिनट रहा था, उच्च शिक्षा में मेरे बकानी में महाविद्यालय की लंबे समय से मांग थी। असनौर में मेरे साथी MLA साहब बैठे हैं जहाँ किसी ने महाविद्यालय मांगा नहीं, जिनके पास महाविद्यालय 15 किलोमीटर के पास पड़ता था। जिन लोगों की मांग है वहाँ महाविद्यालय नहीं खोला, जो वर्षों से मांग करते हैं वहाँ महाविद्यालय निश्चित रूप से खुलना चाहिए। साथ ही उपखंड कार्यालय राजस्व विभाग उपखंड कार्यालय बकानी में वास्तव में मांग है ताकि लोगों को कहीं न कहीं 50 किलोमीटर झालावाड़ न जाना पड़े। और विशेष रूप से पिछली सरकार में जब मैं पिछली सरकार में मैं MLA था, हमने बस स्टैंड बनाया, 20 लाख मैंने दिए और 20 से 25 लाख सांसद महोदय ने दिए, लगभग 45 लाख लग से बाउंड्री वाल होकर बस स्टैंड का पड़ा है, पर विभाग द्वारा जैसा का जैसा उस पर कुछ नहीं किया जा रहा। सरकार को भी उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। श्री रफीक खान।